Hello and welcome to Victory is Yours channel. As we were doing the class 6th, chapter 9, Science NCRT. So here we shall take up the rest of the part, starting with activity 2. So it says, recall activity 5 in chapter 1. We made sprouts from moong and chana seeds. When the seeds turn into a sprout, it is said to have germinated. तो अब एक नया टर्म आपको यहाँ मिल रहा है कि जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, एक एक्टिविटी की मूंग की सीड्स को और चना के सीड्स को आप कपड़े में भिगो के रख दो, फिर उसको 2 दिन तक के लिए, और उसमें आपको छोटे से जर्मिनेशन मतलब कुछ नया स्टेम दिखेगा, है ना, जो आया हुआ है स्प्राउट दिखेगा। तो उसको क्या वर्ड बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो सीड से एक नया जो स्प्राउट आया है उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। और वो सीड क्या कर दिया है, जर्मिनेटेड हो गया है। ठीक है, सो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। अब इसका मतलब क्या है, जर्मिनेशन का मतलब ये है कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ, नए प्लांट की लाइफ की जर्नी बिगिन हुई है। सो कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स अगेन, कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन water for a day. Divide the soaked seeds into 4 parts. Keep 1 part completely submerged in water and 3-4 days. Do not disturb the dry seeds and those submerged in water. ओके, सो ये कह रहे हैं कि कुछ आप फिर से मूंग के सीड्स को लीजिए, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, और उसके बाद कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3-4 डेज। और एक पार्ट को क्या कीजिए, 3 से 4 दिन के लिए पूरी तरह से पानी में डुबो के रखिए उसको। और कुछ सीड्स जो ड्राई हैं उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, और जो पानी में है उसको भी डिस्टर्ब मत कीजिए। और एक पार्ट को क्या कीजिए कि आप सोक करके और एक धूप वाले कमरे में रख दीजिए, है ना, और दूसरे को एकदम अंधेरे कमरे में अपने घर में। ठीक है, तो आप रफली मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो मूंग के सीड्स आपने लिए हैं उसको पहले आप एक रात के लिए भिगो दीजिए। ठीक है, फिर जब भीगने के बाद अगले दिन आप उसको निकालेंगे तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक पार्ट को पानी के अंदर डुबो के रखिए, एक पार्ट को अलग रखिए सूखे में, एक पार्ट को धूप वाले कमरे में रखिए, और एक पार्ट को अंधेरे कमरे में रखिए, ओके, जहाँ कोई रोशनी ना आती हो। सो कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स, से इन अ रेफ्रिजरेटर और विथ आइस अराउंड देम. Rinse them and replace the water every day. What do you notice? After a few days, do the seeds in all the 5 conditions germinate? अब आप ये देखो, ये कह रहे हैं कि कुछ सीड 5 कंडीशन हो गई, 4 तो हमने पहले देखी, और 5वीं में क्या था कि कुछ सीड्स को हम आइस के सराउंडिंग्स में रख देंगे। तो अब आप देखिए कि क्या सब में जर्मिनेशन हुआ है, नहीं। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज? क्या इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें स्लो जर्मिनेशन हुआ, जैसे कि 2 दिन में अगर होता है तो 3 दिन में हुआ, या चौथे दिन में हुआ, या at least no germination? Okay, so do you realize that abiotic factors like air, water, light and heat are important for the growth of plants? तो इसका क्या मतलब है, क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स, अब क्विकली रिकॉल करते हैं, एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं? वो सारे फैक्टर्स जो किसी भी टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो, है ना, तो वहाँ पर जब आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद है, जैसे कि सॉइल, रॉक, वाटर, हीट, है ना, तो ये सारे क्या हो गए, एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो क्या ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? येस, दे आर इम्पॉर्टेंट. वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स. लेकिन ऐसा भी है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत ही कोल्ड में भी होते हैं, और कुछ हैं जो बहुत हॉट क्लाइमेट्स में भी होते हैं. हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? मतलब जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग को ठंड लगती है तो वी हैव टू पुल ऑन सम स्वेटर्स एंड सम ब्लैंकेट्स एट्सेट्रा. लेकिन एनिमल्स के पास तो ये सुविधा नहीं होती. हाउ डू दे मैनेज? सो एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट. तो अब हमको एक यहाँ पे एडेप्टेशन का जो टर्म हमने पढ़ा था वही का पूरा एक ये मिल गया कि अडेप्टेशन क्या है, एक मेथड है, एक तरीका है, एक ज़रिया है, किस चीज़ का, कि ऑर्गेनिज्म अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके, यानी कि उसमें ईजिली फिट हो और उसमें वो एग्जिस्ट कर सके. ओके, सो अडेप्टेशन डज नॉट टेक पार्ट इन शॉर्ट टाइम. सो अडेप्टेशन क्या होता है कि 1 दिन या 2 दिन में नहीं होता, बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली. क्यों? क्योंकि एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो भी बहुत धीरे धीरे ही बदलते हैं.
सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन एबायोटिक फैक्टर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते तो वो क्या हो जाते हैं, दे डाई, एंड द ओनली अडेप्टेड वंस सर्वाइव। और जो अपने आप को इस चेंज के अकॉर्डिंग ढाल पाते हैं, अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाते हैं, वो ही सर्वाइव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए पहले क्या होता था, पहले वी हैड क्लियर कट 4 सीजन्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करती हूँ कि पहले हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च तक सर्दियाँ होती थी, अप्रैल मई जून जुलाई वर क्वाइट हॉट, एंड देन जुलाई अगस्त में काफ़ी वर्षा होती थी, अगस्त सितंबर तक भी इन केस, और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक बहुत अच्छी खासी ठंड होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप देखिए धीरे धीरे अक्टूबर तक भी गर्मी रह जाती है ना। बारिश का सीज़न ज़रूर है ऑन पेपर, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो वी हैव टू अडेप्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं। हमारी बॉडी नहीं चेंज हो रही है ऑफ कोर्स, बट हम दूसरे तरीके से अडेप्ट करते हैं। लेकिन जिनके पास ये सुविधाएँ नहीं हैं, जो इस सुविधा में नहीं, तो आप सुनते होंगे ना कभी न्यूज़ में कि गर्मी से हीट स्ट्रोक हो गया, कोई मर गया। तो इस तरीके से जो लोग इस गर्मी को नहीं झेल पा रहे हैं, जो लोग इस सर्दी को नहीं झेल पा रहे, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं, वो सैडली मर जाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से एनिमल के साथ क्या है कि अब वो तो इस तरीके की चीज़ है, उनके पास तो इन्वेंशंस और सुविधाएं नहीं है कि वो ब्लैंकेट ले ले, स्वेटर ले ले, या एसी कर ले, या फ़ैन ऑन कर ले, या कूलर चला ले। तो एनिमल्स का क्या केस बनता है, एनिमल्स का ये है कि वो जिस तरीके से धीरे धीरे क्लाइमेट में एबायोटिक फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, पानी, गर्मी, बरसात, मिट्टी एंड ऑल दीज थिंग्स, उसी तरीके से धीरे धीरे दे आर ऑल्सो एडजस्टिंग देयर ओन बॉडी। तो अब जो एनिमल्स उस चीज़ को कर पा रहे हैं वो ही सर्वाइव कर पा रहे हैं इन हार्श कंडीशंस में। जो एनिमल्स नहीं कर पा रहे हैं वो सैडली मर जाते हैं। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो अब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है हर अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग एबायोटिक फैक्टर के हिसाब से अलग अलग तरीके से एडजस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, हर हैबिटेट में अलग अलग। तो वी हैव लॉट ऑफ वैरायटी, है ना, बहुत सारी वैरायटी हो जाती है। So let us look at some habitats, understood the abiotic factors and the adaptation of animals in these habitats। अब ये कहते हैं कि चलिए हम कुछ हैबिटेट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं उनके एबायोटिक फैक्टर्स को, और उसमें किस तरीके से एनिमल्स अडेप्ट करते हैं, उस अडेप्टेशन को समझते हैं। अब फिगर आप देखिए, आपके राइट साइड में 9.4 फिगर है, डेजर्ट एनिमल्स इन बरोज। तो ये देखिए कि ऊपर तो सैंड है ना, डेजर्ट है तो ऊपर सैंड ही होगी। तो सैंड है, सैंड में ऊपर से होल करके और वो नीचे पूरा टनल की तरह से डिग होते हुए आके एक ये पूरा एक जगह बना हुआ है ना, और फिर एक बरो, दूसरे बरो में, दूसरा बरो, तीसरे बरो में, ऐसे मिलते हुए एक पूरा मेज, MAZE, मेज ऑफ स्ट्रक्चर है ना। मैं जैसे मैंने कन्फ्यूज वर्ड सीरीज़ में एक बार डिस्कस किया है, मेज, MAZE, मेज, मेज मीन्स फूल भलैया, है ना। तो वो घूम घूम के रास्ते बने हुए हैं, तो इस तरीके से हैं। और इसमें कौन रहता है, देखिए इस तरफ तो आपका स्नेक है राइट साइड में, और इधर लेफ्ट साइड में एक बरो में आपका ये रैट है ना। तो इस तरीके से ये लोग, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म है, धरती के अंदर में थोड़ा ठंड है, तो वो ऊपर से होल बना के नीचे टनल से आके, है ना, सुरंग टाइप का बना के, और उसमें फिर वो रहते हैं। सो दिस वॉज वन पिक्चर। देन दिस इज अ पिक्चर 9.5, इसको भी देख लेते हैं। सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। अब ये टिपिकल प्लांट्स है जो डेजर्ट की पहचान बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, एक ये कैक्टस इस तरीके का है, एक ये दूसरा है, और ये ड्राई कुछ श्रब है, और ये भी कुछ है ना। तो इस तरीके के मतलब सूखे सूखे से, जिनमें बहुत ज़्यादा लग्जूरियस ग्रोथ नहीं है, थोड़ा सा फ्लैशी है, थोड़ा सा वैक्सी टाइप की उनकी सरफेस है, उस पर स्पाइक्स हैं, उस पर थॉर्न्स हैं, है ना। इस तरीके के प्लांट्स आपको डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स। सो अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट हैबिटेट्स की जर्नी देखते हैं। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब हमने पढ़ा था कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, पर्वत की ऊंचाई से लेके समंदर के किनारे तक, है ना। सो पर्वत की ऊंचाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि माउंटेनियस रीजन आता है, फिर नीचे आपका हिली एरिया आ गया, फिर आपका प्लेन्स आ गया, फिर आपका कोस्टल एरियाज आ गया, है ना, और इन बिटवीन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट भी आ गया, है ना। तो ये सारे जो है, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल में ही काउंट होंगे, है ना। माउंटेन की टॉप से लेके सी कोस्ट तक आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, ठीक है। आप उसको अलग अलग
फिर से आप उसमें छोटे छोटे नेमिंग कर सकते हैं कि ये फॉरेस्ट वाला है, ये गार्डन वाला है, या कुछ भी है, बट दे आर ऑल इंक्लूडेड एज अ होल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। रिमेंबर दिस, ओके। सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन कि ये क्या है वो क्या है। माउंटेन, इसलिए मैंने हिंदी में बोला, पर्वत की चोटी से लेके समंदर के किनारे तक सब कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ही काउंट होता है, और उसके बाद जो बचता है वो सब एक्वेटिक हैबिटेट है, चाहे वो तालाब हो, झील हो, झरना हो, सागर हो, महासागर हो, एनीथिंग, ओके। सो एवरीथिंग इज एक्वेटिक हैबिटेट। सो अब हम उसमें देख रहे हैं, हाँ, ऑल्सो डेजर्ट भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ही है, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में। We discuss the abiotic factors of a desert and the adaptations in camels. ऊपर हमने पढ़ा था डेजर्ट के बारे में और उसको कैमल्स के अडेप्टेशन के बारे में। What about other animals and plants that are found in desert? अब दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स का क्या? Do they have the same kind of adaptation? क्या उनका भी सेम kind of adaptation होता है? Let's see. There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has. तो हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, मैंने डिस्कस किया था कि कैमल की जो ऊंची ऊंची लंबी लंबी टांगें होती हैं वो क्यों होती हैं, बिकॉज वो हीट की सरफेस से अपनी पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी को दूर रख सकता है, ओके। लेकिन जो रैट है, जो स्नेक है, जो डेजर्ट में रहते हैं, उनके तो नहीं होते। सो व्हाट डू दे डू टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे? दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। तो मैंने अभी ये पिक्चर 9.4 में आपको डिस्कस किया था कि वो क्या करते हैं, ऊपर जो सतह पे, सरफेस पे जो सैंड है उसकी गर्मी से बचने के लिए वो बरोज में नीचे मिट्टी में रहते हैं, ओके। तो एक सर्टेन फीट की ऊंचाई तक तो सैंड होती है, उसके बाद नीचे मिट्टी ही होती है, ठीक है। सो दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कोल्ड। तो ये एनिमल्स कब निकलते हैं अपने फोरेजिंग के लिए, यानी कि खाना ढूंढने के लिए? जब रात का समय होता है और उस टाइम पे सन नहीं होता, तो इट्स वेरी मतलब it's comparatively cold, okay. So 9.5 shows some typical plants that grow in desert. How are these adapted to the desert? अब ये फिगर 9.5 आप देख रहे हैं आपके राइट साइड पे, इसमें कुछ टिपिकल प्लांट्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मैंने पहले ही बताया कि दे हैव थॉर्न, दे हैव स्पाइक्स, दे हैव फ्लैशी स्ट्रक्चर, दे हैव वैक्सी स्ट्रक्चर, है ना। सो जो डेजर्ट पे पाए जाते हैं। एक्टिविटी 3 है, bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. Tie polythene bags to some parts of the two plants, as was discussed in activity 4 in chapter 7, where we studied transpiration in plants. अब ये कह रहे हैं कि आप 2 पौधे लेके आइए, एक कैक्टस का और एक कोई भी लीफी प्लांट, है ना, और उसके कुछ पार्ट्स पर पॉलीथीन का बैग टाई कर दीजिए, जैसा कि एक्टिविटी 4 चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था, जब हमने ट्रांसपीरेशन पढ़ा था। क्विकली आप बताओ कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है प्लीज़। अगर आप मेरे चैप्टर्स सुने होंगे तो आपको ज़रूर पता है कि ट्रांसपीरेशन इज़ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, बल्कि लॉस ऑफ वाटर, है ना। जैसे हम स्वेटिंग करते हैं, हमारे स्किन के सरफेस से जैसे हमें स्वेटिंग होती है, उसी तरीके से वाटर लॉस होता है ऑफकोर्स स्वेटिंग से। तो उसी तरीके से प्लांट्स के लीफ के सरफेस से जो वाटर लॉस होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रांसपीरेशन, ओके। अगर आपने नहीं चेक किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैप्टर 7 के वीडियोज़ ज़रूर से देखें। सो बैक, leave the potted plant in the sun and observe after a few hours. What do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected and the 2 polythene bags? तो अब ये कह रहे हैं कि आप उन दोनों को, जिस पे पॉलीथीन आपने लगा दी है दोनों प्लांट्स पे, उन दोनों को सन में रख दीजिए और कुछ घंटों के बाद आप देखिए आपको क्या दिखता है कि कुछ दोनों में कुछ अंतर है या नहीं। जो इसमें पॉलीथीन बैग्स में जो वाटर कलेक्ट हुआ है उसमें किस में ज़्यादा है, किस में कम है। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर। डेजर्ट प्लांट क्या है कि वो बहुत ही कम पानी लूज़ करते हैं थ्रू ट्रांसपीरेशन। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा पानी लूज़ करेंगे तो भाई डेजर्ट में वो रहेंगे कैसे, क्योंकि डेजर्ट में पानी की तो ऑलरेडी स्कैर्सिटी है ना, कमी है, तो उनको तो पानी बचा के ही चलना है। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो डेजर्ट प्लांट्स की लीव्स, या तो उनके पास लीव्स होती ही नहीं है, और मे बी वेरी स्मॉल, और इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। तो या तो उनकी लीव्स नहीं होंगी, ये होंगी तो बहुत स्मॉल होंगी, या फिर वो स्पाइन का शेप ले लेती हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। इससे क्या होता है कि वाटर का लॉस बच जाता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। तो आप कैक्टस में जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं ओवर हियर, लेट्स कम टू द पिक्चर। सो ये आप देख रहे हैं जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है एक्चुअली में, ये उसकी स्टेम है, और स्टेम के ऊपर जो ये आपको थॉर्न या स्पाइंस दिख रहे हैं, ये क्या है, ये उसके लीफ हैं, ओके। सो
फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम्स। तो इन प्लांट्स में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, स्टेम्स में होती है। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। अब स्टेम किससे कवर होती है, थिक वैक्सी लेयर से कवर होती है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज ऑफ कैक्टाई। सो उससे क्या होता है कि वाटर को हम रिटेन कर पाते हैं टिश्यूज़ में। और ये कैक्टाई क्या है, कैक्टस का प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो कैक्टस इज सिंगुलर टर्म एंड कैक्टाई इज अ प्लूरल टर्म, तो माइंड इट। ये आपको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस वन है ना, CACTI, cacti. Cacti is a plural of cactus. So most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. तो अब ये डेजर्ट प्लांट्स की एक और स्पेशलिटी है, वो ये है कि उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत डीप होती हैं। क्यों, क्योंकि सैंड है ऊपर, गर्म है, तो ऊपर तो होना ही नहीं है, और सॉइल काफ़ी नीचे होती है सैंड से, वहाँ से उनको पानी एब्जॉर्ब करना होता है, तो उनको बहुत डीप जाना पड़ता है। ओके, सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में दूसरा टाइप है माउंटेन रीजन्स का। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। अब इस हैबिटेट की क्या क्वालिटी कि ये बहुत ही कोल्ड होते हैं और विंडी होते हैं। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। और कुछ एरियाज में जब विंटर का सीजन, मतलब ये ऑल ओवर ऑल द सीजन, ऑल द ईयर राउंड ये कोल्ड होते हैं, और जब विंटर्स आती है तो यहाँ पे स्नोफॉल होती है। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स दैट एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6? सो लेट्स सी दिस वन, है ना। तो इस तरह के पेड़ आपने देखे होंगे जब आप माउंटेन रीजन्स में कभी घूमने गए हो। If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. Have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? क्या आपने इस तरीके के पेड़ और किसी रीजन्स में नेचुरली ग्रो करते देखे हैं? देखिए, एक तो होता है कि हम वहाँ गए और वहाँ से कुछ लोग प्लांट्स के शौकीन होते हैं, वो ले आते हैं पौधे और अपने घरों में, अपने गार्डन्स वगैरह में, या समहाउ वो अपने यहाँ उनको प्लांट कर लेते, तो उनके यहाँ लग गया, चल गया धीरे धीरे थोड़ा सा, तो वो एक अलग चीज़ है। बट नेचुरली ग्रो करना, तो क्या आपने इस तरीके के प्लांट्स को यहाँ प्लेन्स में देखा है इस तरीके? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट? अब ये ट्रीज वहाँ की कंडीशंस से कैसे अडेप्टेड हैं वो पढ़ेंगे। These trees are normally cone shaped and have sloping branches, है ना। तो फिर से हम ये फिगर देखते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल कोन शेप है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, इन्वर्ट करके। सो उसी तरीके से आप देखो कि ये कोन शेप्ड है, और इनकी ब्रांचेस क्या है, स्लोपिंग है, नीचे की तरफ को स्लोप बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब स्नोफॉल होएगी तो वो उससे शेड ऑफ हो जानी चाहिए ना, गिर जानी चाहिए। इट शुड क्लियर द ब्रांचेस। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक। और इनमें से कुछ पेड़ों की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, नीडल, यानी सुई की तरह होती हैं। वही बात है, पतली पतली होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड एरिया से बच सकें। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। मैंने पहले ही बताया आपको। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन माउंटेन्स। अब ऐसा नहीं कि सारे माउंटेन के ट्री ऐसे ही हो, कुछ अलग भी हो सकते हैं। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। अब उनके अडेप्टेशन थोड़े अलग हो सकते हैं, है ना। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस, है ना। तो आप ये 9.7 फिगर में देख रहे हैं, फिगर 9.7। पहला है स्नो लेपर्ड, दूसरा है यैक, और तीसरा है ये माउंटेन गोट। क्या आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है इसमें? देखिए, उनकी जो स्किन है ना, इट्स क्वाइट फरी, है ना। इनका जो फर है पूरा, जो हेयर्स उसकी स्किन पे अवेलेबल है वो बहुत लश है ना, मतलब बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आप देखिए, दे हैव अ थिक स्किन ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। जैसे हम ब्लैंकेट अपने ऊपर लगाते हैं, तो उस तरीके से उनका ऑलरेडी नेचर ने बना के भेजा है। सो फॉर एग्जाम्पल, यैक्स ऑल्सो हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, है ना। ये देखिए यैक है, और इसके हेयर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, आपको दिख ही रहा है। So, including feet and toes. This protects its feet from the cold when it walks on the snow. The mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains. तो माउंटेन गोट का क्या है कि जो फर है वो सब तो है ही, लेकिन जो उसके हूव्स हैं, HOOVES, हूव्स, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। हूव्स क्या होते हैं? हूफ होता है बेसिकली, उसका ये प्लूरल है, तो ये हूव्स हो गया, ठीक है। जो पैर के जो पंजे पे जो एक है ना बना होता है, उसको एग्जैक्ट हिंदी टर्म मुझे याद नहीं आ रहा अभी। सो पैर का जो, उसका पैर का जो पंजा होता है मोटा सा,
उसके ऊपर एक केराटिन का होता है कवर, ठीक है, उसको हूफ बोलते हैं, एक वर्ड, एक सिंगुलर होता है हूफ एंड हूव्स इज प्लूरल। सो वो बहुत स्ट्रांग होता है ताकि वो रॉकी सरफेस पे स्लोप्स, माउंटेन की जो स्लोपी रॉकी सरफेस है उस पर वो इजीली चढ़ सके, उतर सके। ओके, सो एज वी गो अप इन द माउंटेन्स रीजन्स द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अडेप्टेशंस एट डिफरेंट हाइट्स। और जब हम माउंटेन्स के डिफरेंट रीजन्स, मतलब देखिए माउंटेन को भी आप 3 पार्ट्स में देख लो, एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन, देन समवेयर इन बिटवीन एंड देन बिल्कुल माउंटेन के नीचे के एरिया में जो तराई एरिया कह सकते हैं ना, उसमें तो वहाँ तीनों ही रेंजेस में अलग अलग तरीके के थोड़े थोड़े से अडेप्टेशंस होते हैं। अब बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। तो ग्रासलैंड में क्या है कि अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। अब ग्रासलैंड में या फॉरेस्ट में कौन रहता है? लायन रहता है वहाँ पे, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है एंड कैन हंट एनिमल्स लाइक डियर। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, है ना, गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन टाइप का कलर है, आप सभी को लायन पता है। Look at the picture of the lion and that of a deer in 9.8. How are the eyes placed in the face for those two animals? अब आप देखिए इस पिक्चर में, देखिए लायन के जो आईज़ हैं वो उसके फेस के फ्रंट की तरफ है, ओके, और जो डियर के आईज़ है वो उसके फेस के साइड की तरफ है, मतलब लेफ्ट आई इज टोटली एट द लेफ्ट, राइट आई इज टोटली एट द राइट। Lions have long claws in their front legs that can be withdrawn inside the toes. तो अब आप क्या देख रहे हो कि जो लायन का जो फ्रंट लेग है उसमें जो क्लॉ मीन्स जो नाखून या है ना, नाखून होता है वो रिट्रैक्टाइल बोलते हैं उसको बेसिकली, तो वो अंदर जा सकता है, मतलब वो जब वो शिकार करेगा तो वो बाहर आ जाता है, अदरवाइज जब वो वॉक कर रहा होता है तो वो अंदर की तरफ में उसके बॉडी के अंदर के साइड में होता है। ओके, सो विड्रॉन इनसाइड द टोज। डू द फीचर ऑफ अ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव? तो क्या ये सारे फीचर्स लायन को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं? ऑफ कोर्स दे डू, है ना, बिना वजह नेचर ने कुछ भी नहीं बनाया। सो इट्स अ लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स। अब क्या है कि लाइट ब्राउन कलर इसलिए क्योंकि जब जो ग्रासलैंड है वहाँ पे ग्रासेस हैं, तो मोस्टली जब ग्रास या पत्तियाँ या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जब ड्राई होती हैं तो उनका कलर येलो फैमिली को बिलोंग करता है, येलो, ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, है ना, यही येलोइश ब्राउनिश ह्यू होता है, येलोइश ब्राउनिश टोन होता है। सो इसलिए उसका जो कलर है, तो अगर वो उस टाइप के कलर का रहेगा तो इट इज़ लेस विजिबल एंड इट्स मोर इट्स नॉट वल्नरेबल, ओके, तो दिखाई नहीं देगा, तो प्रे करना उसके लिए ईजी होगा, यानी कि PREY प्रे। सो प्रे का मतलब होता है शिकार, है ना, सो शिकार। एंड यहीं पे मैं बता दूँ, मेरे एक और वीडियो में मैंने PRAY और PREY दोनों को डिफ्रेंशिएट करके क्लियरली बताया कि PREY प्रे, प्रे मीन्स द एनिमल, द शिकार, है ना, जैसे हिरन वगैरह है उसको, और प्रे इज़ अ वर्ब ऑल्सो जिसको प्रे करते हैं, और PRAY प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना। सो जस्ट एक क्विक रिविजन था वो, कंफ्यूज वर्ड सीरीज आप प्लीज़ ज़रूर चेक करें। सो कमिंग बैक टू दिस, द आइज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। अब जो फ्रंट में होती है ना, जब फेस के फ्रंट की तरफ आइज होती है तो दोनों आई एक ही ऑब्जेक्ट को एक साथ देखती हैं। सो उससे क्या होता है, हम मेंटली जो ऑब्जेक्ट सामने मौजूद है उसके डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा पाते हैं, और इससे क्या होता है कि वो अपने शिकार की डिस्टेंस या उस पर कब अटैक करना है ना, उसके लिए वो करेक्ट मौका या मतलब डिस्टेंस देख लेता है कि वो कितने रेंज पे रहे कि वो उस शिकार पे अटैक करे तो उसका वार खाली ना जाए। ओके, so next is a deer is another animal that lives in forest and grassland. It has strong teeth for chewing hard plant stems of the forest. A deer needs to know about the presence of predators. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ग्रासलैंड में जो डियर रहती है वो क्या करती है कि प्लांट की स्टेम च्यू करती है, तो उसके जो टीथ हैं उस च्यूइंग पर्पस के लिए बहुत ही हार्ड है। सो इट्स वेरी गुड, मतलब वो सभी तरह की स्टेम्स को च्यू कर पाती है। अब उसको क्या है कि जैसे लायन को अपने प्रे पे नज़र रखनी है, अपने शिकार को ढूंढना है अपने सर्वाइवल के लिए, उसी तरीके से डेयर को अपने प्रेडेटर से अलर्ट रहना है। प्रेडेटर मीन्स वो एनिमल जो प्रे करता है ना, शिकारी। ओके, प्रेडेटर इज अ शिकारी, जैसे कि एनिमल करेगा, ठीक है। सो
सो ये हो गया प्रेडेटर। तो उसको अपने प्रेडेटर से अलर्ट रहने के लिए क्या होता है, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स। तो इस तरीके, तो प्रेडेटर से अलर्ट रहने के लिए उसके पास क्या है, उसके पास लॉन्ग ईयर्स है, लंबे कान है ना, टू हियर द मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स, ताकि वो ज़रा सी भी आहट सराहट को पहचान सके। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर द डेंजर। तो उसकी जो साइड्स में आइज़ होती है वो इसीलिए होती है कि जो लेफ्ट आई है वो दोनों तरफ से मतलब बेसिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा देख सके, ठीक है। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर एंड इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर, द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। अब ये जो हमने हूव्स की बात करी थी सेम यहाँ पर भी थोड़ा अप्लाई होता है कि उसके जो रनिंग कैपेसिटी वो भी काफ़ी अच्छी है, ताकि वो जब ज़रूरत पड़े तो वो अपनी जान बचा के दौड़ सके। देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ अ लायन, अ डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। इसी तरीके से और भी एनिमल्स के और भी फीचर्स होते हैं। ये तो सिर्फ बेसिक बहुत ही थोड़े थोड़े फीचर्स की बात की गई थी जो उनको हेल्प करते हैं सर्वाइवल के लिए। So we will see some aquatic habitats in the next video. For this video, thank you so much. Share and subscribe and study well.